हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एक यूनिक टॉपिक भी अपने आप में है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल का। रेडियो ऑपरेटर को आप टाइम के साथ कैसे पढ़ें, कैसे टाइम को यूटिलाइज करें, कितना टाइम दें ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं। सब चीज़ हम डिटेल में बताएंगे। इसके सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद टाइम टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि रेडियो ऑपरेटर का जो एफर्ट दे सकता हूँ वो दूँ। आप लोग कह रहे थे कि सर वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था मुझे मेरा चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ, तब वीडियो मैं बनाना चालू कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग रेडियो ऑपरेटर में गारंटी दिया हूँ कि जितने भी अपडेट बन सकते हैं, जितना एफर्ट मुझसे हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मैं उतना बड़ा यूट्यूब चैनल हूँ नहीं कि मेरे पास इक्विपमेंट भी उतने नहीं है कि मैं आप लोगों को चेहरे दिखा के पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं बिहाइंड द कैमरा आपको बताने की अच्छी अच्छी चीज़ें कोशिश करता हूँ और आप लोग भरोसा भी रखते हैं, काफ़ी सारा प्यार भी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि यूनिक रीडर परिवार के लिए एक सफलता की कुंजी क्या है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें टाइम को ताकि हम रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी को क्लियर कर जाएँ। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, जैसे हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे, कितना हमें टाइम देना है हिंदी पे और कैसे कैसे टाइम देना है, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको हम बता दे रहे हैं हिंदी का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप लोग हिंदी का सिलेबस में देख रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है कंप्लीट हिंदी है, समझिए एक तरीके से। देखिए भाषा एवं व्याकरण आपका पहला हो गया। उसके बाद देख रहे होंगे वर्ण तथा ध्वनि विचार हो गया, शब्द विचार हो गए, संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए। आप यहाँ देख रहे होंगे सर्वनाम विशेषण हो गए, क्रिया अव्यय क्रिया विशेषण संधि हो गया, क्रिया वचन कारक समास पर्यायवाची शब्द विलोम, ये आप देख रहे होंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, भिन्नात्मक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, उपसर्ग तथा प्रत्यय हो गया, मुहावरे हो गए। ठीक है, लोकोक्तियाँ कहावतें हो गए, शब्दों में सामान्य अशुद्धियाँ ढूंढना हो गया, वाक्यों में सामान्य अशुद्धियाँ, रस छंद अलंकार भी है, हिंदी साहित्य रचनाकार है और गद्यांश भी है। इतना आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है मेरा छोटा सा टॉपिक है। करीब करीब 22 चैप्टर ऐसे हैं जो हिंदी में पूछे जाने वाले हैं और ये कॉमन सब में लगभग, अगर आप हिंदी तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है, तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हिंदी के लिए मैंने 2 सेक्शन बनाया है, एक 1 घंटे का और एक आधे घंटे का। 1 घंटे आपको ग्रामर देना, जैसे रस छंद अलंकार हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय गद्यांश, ये सब क्या हो गए आपके एक तरीके से व्याकरण हो गए। हिंदी व्याकरण पे यानी हिंदी ग्रामर पे आपको 1 घंटे टाइम देना है डेली। ठीक है, और 30 मिनट मैं रखा हूँ, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब एकार्थी शब्द जो होते हैं, ये सब ओकैब वाला जो पार्ट है, यानी ओकैब वाला जो पार्ट है आप उसको आधे घंटे देंगे। पर्यायवाची यानी सिनोनिम और विलोम यानी अंटानिम। ठीक है, इन सब जो पार्ट हैं ये आधे घंटे आप ओकैब सेक्शन पे देंगे और 1 घंटे जो है आप ग्रामर सेक्शन पे, हिंदी ग्रामर पे 1 घंटे देंगे और ओकैब पे, हिंदी ओकैब पे कितने देंगे आप, 30 मिनट देंगे। ठीक है, 1.5 घंटे आपको डेली हिंदी पे देना है। और हिंदी के लिए बुक मैं बता रहा हूँ, अगर आप लूसेंट है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट बुक आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आदित्य पब्लिकेशन, आप देखेंगे इलाहाबाद का ही पब्लिकेशन है आदित्य पब्लिकेशन, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। या राजपाल सिंह का भी देख सकते हैं, लेकिन आदित्य सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जैसा हमारा हो गया अब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे आपको मैंने यहाँ भी 2 सेक्शन को डिवाइड किया है। और 2 सेक्शन को इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि सामान्य ज्ञान अलग है और सामान्य विज्ञान अलग है। ठीक है, आपको जीके के लिए 1.5 घंटे देना है और जीएस के लिए आपको 1 घंटे। जीएस मतलब जनरल साइंस हो गया और उसके बाद जीके मतलब जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, तो आप विज्ञान के लिए 1 घंटे देंगे और जीके के लिए आप 1.5 घंटे देने वाले। और इसके हम टॉपिक डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें पूछा जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि सामान्य जो विज्ञान है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक है।
जैसा आप देख रहे होंगे, गति एवं बल है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण है, ध्वनि है, विद्युत का प्रभाव है, द्रव्य प्रकृति का व्यवहार, अणु परमाणु संरचना है, रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक व्यवहार, अम्ल क्षार है, लवण है, ठीक है, धातु अधातु तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण प्राकृतिक घटनाएं। तो आप देख रहे होंगे 90% इसका 80% सिलेबस जो है विज्ञान में फिजिक्स है और 20% केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आप लूसेंट पढ़ेंगे उतने आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इसका, कि आपको जो साइंस कहीं से नहीं पढ़ना, ओनली लूसेंट आप पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, यानी मॉक टेस्ट दें आप, उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको साइंस का सेक्शन कंफर्म हो गया। साइंस पे आपको 1 घंटे देना है और स्पेशली देना आपको फिजिक्स पे, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आइएगा, ठीक है। बायोलॉजी का कोई सेक्शन इसमें ज़्यादा है नहीं। फिर सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान में जैसे भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ, सामान्य ज्ञान हो गया, उत्तर प्रदेश का शिक्षा संस्कृति हो गया, उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस और समान प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध हो गया, मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद हो गया। ये आपके सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान हो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका कंफर्म हो गया कि सामान्य जीके जीएस पे हमें कितना टाइम देना है। जीके पे हमें देना है, यानी सामान्य ज्ञान पे हमें देना 1.5 घंटे पढ़ना है, इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था और पॉलिटी मिला के, ठीक है। और जीएस यानी विज्ञान पे आपको देना 1 घंटे। सबसे पहले आप फिजिक्स ख़त्म करिएगा, उसके बाद जो 4-5 टॉपिक केमिस्ट्री का बचता है उसको आप ख़त्म करिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का उठा लीजिएगा, चाहे जो 2017 में कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, रेडियो ऑपरेटर की तरह था, तो उसको आप यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। यानी मैथ का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या, मैथ में देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण में भी टॉपिक एक ऐड किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैथ का ही सेक्शन है, ठीक है। मैथ पे आपको 2 घंटे देने हैं और उसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ में क्या पूछा हुआ है, यानी संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। इसको पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मानसिक जो उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले हम संख्यात्मक देखते हैं, ठीक है। संख्यात्मक देखिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, यानी वर्गमूल, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन, भिन्न पूछा जाएगा, रैखिक समीकरण पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, घनमूल वर्गमूल ये आप देख रहे होंगे, घातांक एवं करड़ी पूछा जाएगा, पार्टनरशिप यानी साझेदारी पूछा जाएगा, CISI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा, समय और काम पूछा जाएगा, चाल दूरी समय पूछा जाएगा, क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाएगा, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, समकोण की व्याख्या कीजिए ये भी पूछा जाएगा। तो यानी मेंसुरेशन रहेगा। एडवांस का आपका सेक्शन ज़्यादा नहीं है, अर्थमेटिक प्लस मेंसुरेशन यही आपका टॉपिक है, ठीक है, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में यानी मैथ में, ठीक है। और इसके बाद हम जो दूसरा सेक्शन है मैथ का उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो सेक्शन है मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ये रीजनिंग का ही टॉपिक है, लेकिन इसने मैथ में ही इंक्लूड किया है। तो ये एक तरीके से लॉजिकल मैथमेटिक्स कह सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से आप, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, तार्किक आरेख पूछा जाए, संकेत संबंध विश्लेषण, सांकेतिकरण, शब्द संरचना, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, शब्द एवं वर्णमाला पर आंशिक समरूपता, फिर व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, अक्षर और संख्या संकेत, दिशा एवं परीक्षण, ये देखिए आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, ठीक है। तो ये सब जो है आपके एक तरीके से रीजनिंग का टॉपिक है, और इसमें कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दे के आपको एक तरीके से मैथ में भी इंक्लूड किया, ठीक है। जो 100 मार्क्स पूछे जाएंगे उसमें एक तो संख्यात्मक योग्यता परीक्षण है, दूसरा मानसिक योग्यता परीक्षण है। यानी आप एक तरीके से मान सकते हैं अगर 30 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मैथ से, तो 20 क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षा से भी बनने वाले हैं, ठीक है। जो कि 50 क्वेश्चन लगभग, हमारे जहाँ तक उम्मीद है 50 क्वेश्चन का सेक्शन बनाएगा ईच, क्योंकि 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैथ का कंफर्म हो गया होगा कि मैथ में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग का, जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग, उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है। ये जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है उसमें हमें देखना है कि हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। जो देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा एक तरीके से, और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक
परीक्षा, ये 3 सेक्शन हैं। इन तीनों सेक्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें फ्रेंड्स हमें डेली 1 घंटे टाइम देना है और मैथ में हमें 2 घंटे टाइम देना है, ठीक है। तो यानी रीजनिंग का टॉपिक है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा अलग है, बुद्धि लब्धि परीक्षा अलग है, तार्किक परीक्षा अलग है, ठीक है। अब इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि तो यहाँ आप देख रहे होंगे जनहित, देख रहे मानसिक अभिरुचि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे एक जनहित पूछा जा रहा है। ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा को मैंने जनहित को थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया है और प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं 3 बजे जो अपराध नियंत्रण की क्लास भी लूँगा तो उसको मैं अपलोड कर दूँगा। ये पूरा जितने भी मानसिक अभिरुचि परीक्षा रीजनिंग की ही तो आईपीसी के टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में इन्होंने डाल दिया है, इसको सब मैं कंफर्म करने वाला हूँ। इसमें देख मोटा मोटा आपको बताऊँ, जनहित जैसे हो गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अपराध नियंत्रण के बारे में पूछा जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में पूछा जा रहा है, लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में पूछा जा रहा है, विधि का शासन पूछा जा रहा है, पुलिस प्रणाली पूछा जा रहा है, कानून एवं शांति व्यवस्था पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक तथा वंचित के प्रति संवेदनशीलता पूछा जा रहा है, मानसिक दृढ़ता भी पूछा जा रहा है। तो ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा के हमारे टॉपिक हो गए जो रीजनिंग के ही पार्ट माने गए हैं रेडियो ऑपरेटर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षा की बात करें, ये पूरा रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं किया है। जैसे आप देख रहे होंगे, संबंध सादृश्य परीक्षण, आसमान को चिन्हित कीजिए, श्रृंखला की पूर्ति कीजिए, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, वर्णमाला पे आधारित अल्फाबेटिकल सीरीज पे आधारित प्रश्न। और नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे समय क्रम परीक्षण यानी वेन डायग्राम भी पूछा जा रहा है, गणितीय अभियोगिता परीक्षण भी पूछा जा रहा है और सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जा रहा है। तो ये हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षा का जो है टॉपिक है। तो ये एक तरीके से पूरा कंप्लीट रीजनिंग है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा की तरह नहीं है कि ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं, आईपीसी का टॉपिक था, ठीक है, लेकिन उन्होंने रीजनिंग में इंक्लूड कर दिया। अब बात कर लेते हैं तार्किक परीक्षण के बारे में जो रीजनिंग का ही पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें फ्रेंड्स हम बता देते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शब्द एवं आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संक्रियाएं, अमूर्त विचारों, प्रतीकों तथा सामंजस्य की क्षमता भी पूछा जा रहा है और गणितीय संक्रियाएं भी पूछा जा रहा है। एक तरीके से इसमें क्या किया है, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी मिक्स किया है और न्यूमेरिकल रीजनिंग भी मिक्स किया है, यानी संख्यात्मक रीजनिंग भी मिक्स किया है। तो रीजनिंग में हमारे 3 पार्ट होंगे। तो जैसे मैंने आप बता दिया था, बुद्धि लब्धि परीक्षण, मानसिक अभिरुचि परीक्षण और तार्किक परीक्षण, ये तीनों जो पार्ट हैं ये रीजनिंग के हैं, तो यानी 100 नंबर का। आप भी जानते हैं कि रेडियो ऑपरेटर भर्ती में ईच सेक्शन 100 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, यानी 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 400 मार्क्स में 100 नंबर रीजनिंग है। रीजनिंग में 3 टॉपिक है, तार्किक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग भी कंफर्म हो गया होगा। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं अपने, देखिए टाइम टेबल पे हम आ गए। तो मैंने आपको कितने ये सब आपको डिटेल में सिलेबस भी बता दिया है, कंप्लीट बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, वो भी बता दिया है। देखिए आपको जो सामान्य हिंदी क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी अगर पढ़ेंगे तो आपको 1.5 घंटे टाइम देना है और 1 घंटे ग्रामर बताया था और 30 मिनट वोकैब पे बताया था, ठीक है। और सामान्य ज्ञान विज्ञान पे आपको 1 घंटे जीएस पे देना है, यानी जीएस पे यानी जनरल साइंस यानी विज्ञान पे आपको 1 घंटे देना है और सामान्य ज्ञान पे आपको 1.5 घंटे टाइम देना है, ठीक है। मैथ का टॉपिक जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, ये 2 घंटे आपको देना है टॉपिक टाइम। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी ये रीजनिंग का जो पार्ट है, इस पर आपको 1 घंटे टाइम देना है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा के बारे में चिंता ना करिएगा, उसको मैं कंप्लीट एग्जाम होने से पहले आपको 10-15 दिन पहले ही कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सेशन जितना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। आप लोग काफ़ी कह रहे थे सर बुक नहीं मिल रही है, ये सब टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, आईपीसी के कितना पढ़े कितना छोड़ दे, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। जब ये आप ये टाइम आप दे लिए होंगे पूरा ये कंप्लीट, आप अगर आप टाइम दे देते हैं इतना, मतलब आपका जो थ्योरी सेक्शन है इतना कंप्लीट करने के बाद आप कुछ मत करिएगा, उसके बाद आ जाइएगा आप रिवीजन।
आपके लिए रिवीजन मस्ट है। आप सोने से पहले 1 घंटा जरूर रिवीजन करिएगा। इन सभी को जितना आप पढ़े होंगे सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन करेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो लर्न करने की क्षमता इससे बढ़ेगी। आप ऐसा नहीं कि फर्जदागी में फॉर्मेलिटी अदा करके पढ़ के चले गए, किताब इतना मेरा हो गया, इतने घंटे देख के आप पढ़ाई मत करिएगा। ठीक है, कि इतना टॉपिक आप सोचिएगा कि हम कितना टाइम दे दें। ये तो मैंने 8 घंटे का स्टडी प्लान बनाया है, इसलिए क्योंकि 8 घंटे आपको अब टाइम 1 महीने है, तो सोचा मास्टर प्लान, आप लोगों का डिमांड था कि सर कैसे मैनेज करें, तो मैंने सोचा कि एक तरीके से मास्टर प्लान बनाते हैं ताकि सब स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा ये कारगर साबित हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये मास्टर प्लान यानी टाइम टेबल बनाया था 30 दिनों का। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, ये जो था बहुत अच्छा मास्टर प्लान था। आप खुद एक तरीके से अगर इसको यूटिलाइज करते तो आपको खुद आउटपुट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो रिवीजन आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब ये सब कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। 8 घंटे टाइम आप इतने सेक्शन पे दीजिएगा, उसके बाद अगर आप टाइम देते हैं तो आपके लिए जान लीजिए बहुत अच्छी बात है। आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, जितना ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट आपको समझ नहीं होगा तो मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ। मॉक टेस्ट कौन सा आपको यूज करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा ऑफलाइन बेस्ट है, कौन सा ऑनलाइन बेस्ट है, मैंने सब बता दिया हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना बड़ा यूनिक रीडर आप लोग परिवार बढ़ाएंगे उतनी जल्दी मुझे मेरे पास सब फैसिलिटी अवेलेबल होगी, मैं आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकूंगा। तो जय हिंद जय भारत। मेरा यही था, एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को एक स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके।